औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। सिंध में एक सहाफ़ी नसरुल्लाह को 2 दिन पहले ज़ख्मी किया गया था, मीरपुर माथेलो के करीब, और फिर उसको रहीम यार खान मुंतकिल किया गया, जिसके बाद वहाँ से फिर उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके और अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। कल उनकी तदफीन थी, जिसमें हज़ारों लोगों ने वहाँ शिरकत की। एक बहुत बड़ा इज्तिमा था कि एक आम आदमी, एक छोटा सा सहाफ़ी, लेकिन उसकी वजह से जो उस पर जुल्म हुआ, लोगों ने उसको एहतजाज में भरपूर शिरकत की और उसके जनाजे में शिरकत की। और आज भी सिंध भर में उस पर मुज़ाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो देखा जाए कि नसरुल्लाह ने ये जो क्यों ज़िंदगी अपनाई। सिंध में एक और भी था, नाज़िम जोखियो, उसने भी किसी की वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसके बाद वो अपनी जान से गए। तो ये यहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। आप फेसबुक के जब पेज पर गए, इसकी पेज पर देखा, हर तरफ इसकी धमकी आमेज़ फ़ोन और लोगों के साथ उसको नहीं छोड़ूंगा, इसको ये सरदार, ये भोतार, ये वडेरे, एक बिल्कुल ही अलग कहानियाँ लगी हुई हैं। और एक वीडियो तो इसकी आर्मी के भी खिलाफ लगी हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और अब सिंध में बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि इसको सरदारों ने मरवाया, कोई किसका नाम ले रहा है, कोई किसका नाम ले रहा है, और कोई एजेंसियों पे डाल रहा है। लेकिन देखा जाए तो इस किस्म के लोग, जो जज्बाती किस्म के लोग हैं, ये अपने मौत के खुद जिम्मेदार हैं। कि आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को करने की। आप एक सहाफ़ी हैं, अच्छी सहाफ़त करें। और भी सहाफ़ी हैं, हामिद मीर का मिसाल ले लें, वो एजेंसियों के हमेशा टारगेट पे रहे हैं, वो हमेशा उनकी मुखालफतें बोलते हैं, लेकिन एक तरीका होता है, हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। लेकिन ये आउट ऑफ वे जाकर, आउट ऑफ सिस्टम जाकर लोग जो बात करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली जो नतीजा निकलता है वो बहुत ही ख़राब होता है। इसी तरह फरहाद नामी शायर, जिसका पता उस वक्त चला जब उसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, वो उसको गुम किया गया। इस्लामाबाद से किसने उठाया, कहाँ उठाया, क्यों उठाया, तो इस पर बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इस केस को उठाया, उसको बड़ी हाइप क्रिएट कर दी, तो फिर जाकर लोगों की तवज्जो इस तरफ गई। इसका भी ट्विटर अकाउंट चेक करें तो ये कश्मीर की पूरी जो तहरीक थी, जो वहाँ पर मुजाहरे और ये चीज़ें थी, तो उनको इसने बड़ा उकसाया और फौजियों का कब्रिस्तान बना दो, ये कर दो, लाशें गिरा दो, और इस किस्म की बहुत सारी आपको ट्वीट्स मिलेंगी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे थे, और इसकी एक नज़म थी, वो उसको बार बार जो है पीटीआई वाले चला रहे हैं, और पीटीआई ने इनकी ट्वीट्स को बहुत उछाला और आगे शेयर करते गए और उसको बढ़ावा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज ने जो कल अपनी पेशी पर लोगों को 29 तारीख को तलब किया है, उसमें डीजी आईएसआई, डीजी एमआई, जो है डिफेंस सेक्रेटरी, इंटीरियर के सेक्रेटरी, आईजी, फला फला पता नहीं किस किस को। तो अब देखना ये है कि 29 तारीख को क्या दंगल होगा। क्या जज डीजी आईएसआई या जो सेक्टर कमांडर है उसको, या एमआई के कमांडर को बुला पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही डिफेंस सेक्रेटरी को बुला चुके हैं, जो एक रिटायर्ड जनरल है, लेकिन 2 बार बुलाने के बावजूद वो नहीं आए। और अब 29 तारीख को भी मेरा जो ख्याल है, वो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, और वकील आएगा और बताएगा कि आर्मी के किसी हाजिर सर्विस ऑफिसर को किसी भी कोर्ट में तलब नहीं किया जा सकता। आर्मी एक्ट के तहत उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखा जाता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे जाकर उस ऑफिसर्स को तलब करेगी, और वहाँ आर्मी के एक्ट के तहत ही मुकदमे चलेंगे। तो इस तरह किसी भी आर्मी के शख्स, और ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अपने अफसरान को छुपाती हैं, उनकी आइडेंटिटी ज़ाहिर नहीं करती, वो किस तरह अपने लोगों को सामने लाएंगी। सामने आने का मतलब है उनकी जॉब ख़त्म, आइंदा फिर उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल हो रही है, एक क्लेश की सूरत हाल पैदा हो रही है इस्लामाबाद में, और बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं। इस्लामाबाद की जो राहदारियाँ हैं, वहाँ पर बड़ी खामोश पुर इसरार
जो है सरगर्मियाँ जारी हैं और सरगोशियाँ चल रही हैं कि 29 तारीख से पहले कहीं कुछ हो न जाए। एक इमरजेंसी का भी ऑप्शन सुनने में आ रहा है, उसकी बात गश्त भी है कि शायद इमरजेंसी नाफिज हो जाए, और कहा जा रहा है कि इमरजेंसी प्लस भी हो सकती है। तो अगर इमरजेंसी प्लस हो गई तो फिर सारी मौजूदा सेटअप सबको घर जाना पड़ेगा, आइन मुअत्तल हो जाएगा, उसके बाद फिर पीसीओ आ जाएगा और उसके तहत यही जज लाइन में लगकर फिर हलफ उठाएंगे, चंद जज बाहर जाएंगे, फिर हलफ लेने वालों की मंजूरी होगी किससे हलफ लें और किससे ना लें। तो ये जो जजेस चाहते हैं, और ये खुद इमरान खान भी यही चाहता है कि किसी तरह मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, कि पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी इनसे ये हुकूमत छीन जाए। मुझे मिल रही है, इनको क्यों मिल रही है, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इमरान खान नहीं जानते शायद कि जब मार्शल लॉ आ गया तो फिर बचेगा कोई भी नहीं। तो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआईफे, मुस्लिम लीग नून, जो भी उस बिल्डोजर के सामने आएगा वो रगड़ा जाएगा। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुल्क में जो अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश हो रही है, खुसूसन पीटीआई की तरफ से पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर आर्मी चीफ की तस्वीरें लगाकर फैसिलिटेशन जो बना है सेंटर, उसके हवाले से तनकीदें की जा रही हैं कि ये कुछ नहीं हुआ, ये हदफ इन्होंने नहीं किया और इन्वेस्टमेंट कम हुई है। उनका हदफ ही 15% रखा हुआ था कि 15% हदफ था 30 जून तक, उसमें 13.5% हदफ को कर लिया गया है। जो पीटीआई ने भी लिखा है कि 13.5% हुआ है, तो 13.5% हुआ है और 15% कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पीटीआई इस चीज़ को बड़ा उछाल रही है कि बड़ा जुल्म हो गया, इन्होंने ये कर दिया, और आर्मी चीफ को हदफ निशाना बनाया जा रहा है। हर जगह हर मसले में यही कहा जा रहा है, इसमें एक शख्स मुलव्वस है, एक शख्स का है कि आर्मी चीफ को आर्मी से अलग करने की इनकी साजिश चल रही है। और इनको अगर कोई खुसरा मारे तो भी कहते हैं कि ये आर्मी चीफ ने किया है, कोई दूसरा वार इनके साथ वारदात हो जाए तो भी कहते हैं कि ये आर्मी चीफ ने कराया है। तो आर्मी चीफ शायद इतना फारिग है कि सिर्फ पीटीआई वालों को जूते मारता फिरे, तो ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। ये सारी चीज़ें गलत और बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी 2 दिन पहले सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसमें फिर उन्होंने वही शिकवे शिकायत किए, आखिर में फिर उन्होंने वही कहा कि कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहा। तो एक तरफ तो वो बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ फ़ौज को धमका रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरह इसने जजों को ब्लैकमेल करके उनकी गालियाँ देकर और मसाइल पैदा करके अपने तरफ खींचा है, इसी तरह वो चाहते हैं कि हमें फ़ौज भी हमारे तरफ आ जाए। इसकी बड़ी गलतफ़हमी है कि अदलिया हमारे साथ है। अब इसकी बड़ी कोशिश यही है कि जिस तरह बजट अनाउंस हो, ज़ाहिर है बजट आसान नहीं होगा, सख्त बजट आएगा, तो उसका ये फ़ायदा उठाकर मुल्क भर में हंगामे और मुज़ाहरा कराना चाहते हैं, ताकि मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करें, मौजूदा गवर्नमेंट को चलता कराएँ और कोई नया सिस्टम आए। लेकिन ये इसकी खामख्याली है। उसको यही है कि अदलिया हमारे साथ है, कोई भी चीज़ मसला होगा तो फिर अदलिया दरमियान में कूद पड़ेगी, लेकिन अदलिया इसके साथ नहीं है। अदलिया के कुछ जजेस ज़रूर होंगे जिनका कल्ट है ये, लेकिन और कुछ नहीं है। वही जो जिसकी ऑडियोज़ पकड़ी गई थी वही चीज़ें हैं, और कोई भी जज ऐसा नहीं है जो कहा जाए कि आइन और कानून से हटकर इनकी कोई मदद करेगा। ये मौलाना फजल रहमान के पीछे भी इसलिए घूम रहे हैं कि इनके बर्गर टाइप लोग बाहर नहीं निकलते, तो कम से कम मौलाना अपने मदरसे के बच्चों को, दूसरों को बाहर निकालें, और जो पावर, स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है, उसको यूज़ करके इमरान खान कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मौलाना ने इनको हरी झंडी दिखा दी है और कहा है कि इस पर गौर करेंगे, लेकिन मौलाना किसी कीमत पर इनके साथ किसी भी एजुकेशन में नहीं जाएंगे। वो तनहा अपनी एजुकेशन चलाएंगे, अपने हुकूक की बात करेंगे, और जो उनके मैंडेट पे डाका डला है उनके साथ मिलकर कम से कम जो है एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मैंडेट था ही केपी में, जहाँ पीटीआई ने ही इनका मैंडेट चुराया है, तो फिर वहाँ ये किससे मिलकर एहतजाज करेंगे। उसके अलावा हुकूमत को भी चाहिए कि वो महमूद खान अचकज़ई, एमल वली खान, मौलाना फजल रहमान, इन लोगों के साथ मीटिंग करें, इन लोगों को अपने साथ मिलाएं और इनके जो ग्रीवेंसेस हैं, जो मसाइल हैं, जो इनकी शिकायतें उनको दूर करें, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, मुहब्बतन लोग हैं, इनको अपने साथ मिलाएं ताकि ये यूथिया ब्रिगेड के हाथों इस्तेमाल न हो।
इस्लामाबाद में एक अहम बैठक हुई SIFC की, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला, आर्मी चीफ और तमाम फौज अफवाज के जो सरबराह ने एयर और डिफेंस और नेवल के, सब लोगों ने वहाँ शिरकत की। कई वफाकी वज़रा भी इसमें मौजूद थे, जिस पर UAE की तरफ से जो 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने दौरा किया था, जिसमें UAE के सदर ने वादा किया है कि वो $10 अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, उसका भी इज़हार किया गया और UAE के सदर के साथ इज़हार तशक्कुर किया गया और साबका मीटिंग से अब तक की होने वाली जो प्रोग्रेस है उस पर भी गौर फ़िक्र किया गया। तो ये बहुत एक अच्छी सूरत हाल है, अच्छी बात है। उस पर कल जो ये खबरें आई कि $10 अरब की मज़ीद सरमायाकारी आ रही है, तो स्टॉक मार्केट 76,000 की हद भी अबूर कर गई, जो पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड है। स्टॉक मार्केट और सारे जो अहदाफ हैं आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रहे हैं। IMF के साथ भी मुआहदे की जो स्टाफ लेवल की बातें हो गई हैं, वर्किंग पेपर तैयार हो गए। अब इनके साथ जो मुज़ाकरात होंगे वो पाकिस्तान की बजट आने के बाद जुलाई में होंगे। दूसरा, IMF ने कहा था कि 18% सेल टैक्स लगाए मज़ीद पेट्रोल पर, लेकिन कल जब FBR ने ये तजवीज़ दी तो शहबाज शरीफ ने इन तजवीज़ों को रद्द कर दिया और कहा किसी कीमत पर भी पेट्रोल पर मज़ीद एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, ताकि पेट्रोल महंगा और पाकिस्तानी अवाम फिर मुश्किलात में आ जाए। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ख़ासतौर पे आटा, चावल, और अब पेट्रोल भी कम आ रहा है और इस बार भी शायद कम होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में इस वक्त जो रेट चल रहा है वो $77 पर बैरल है, जो बहुत ही कम है। तो अब इसमें मज़ीद कमी आएगी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर फिर एक भड़के मार रहे हैं कि 15 दिन का मैंने वक्त दिया है और अगर बिजली सही नहीं हुई तो मैं पाकिस्तान की बिजली बंद कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो बिल्कुल ही बोलाजट बने हुए हैं और बोलाजट के अंदाज में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान उसे पुष्ट कर रहा है कि किसी तौर पे भी इस्तेकाम ना आए और तुम वफाक को रगड़े रखो। और एक सूबे भर में एक मुहिम चलाई जा रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ, फेडरल के खिलाफ, और अली अमीन गंडापुर यहाँ तक कह रहे हैं कि सुबह शाम वफाक पर लानत भेजते रहो। तो ये एक घटियापन और घटिया सियासत और घटिया लोग जो है वो PTI का वज़ीर आला है और ये इमरान खान की लाइन पे चल रहे हैं। तो इससे इमरान खान को मिलेगा कुछ नहीं, उसकी मुश्किलात, उसकी परेशानियाँ इजाफा ही होगा, कम नहीं होंगी। अभी जो इसका एक केस और ख़त्म हुआ है मद्दत में शिद्दत वाला, लेकिन उसके बावजूद अभी 180 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है, जिसमें इसकी ज़मानत तो हो गई है। एक और केस बन रहा है जो नया केस, वो इसकी भड़के जो आर्मी चीफ को धमकियाँ, सिस्टम को धमकियाँ, उस पर मुकदमा बनेगा और ये मुकदमा पंजाब गवर्नमेंट बनाने जा रही है। तो अब देखना ये कि वो कब मुकदमा फाइल होता है। वो सारी चीज़ें जो है फाइल अप हो चुकी हैं, बस सिर्फ इसको फाइल करने की देर है। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको किसी केस में छोड़ेगी, इधर इसको ये दूसरे मुकदमे में टांग देंगे। उसके अलावा 9 मई के मुकदमात अभी तक इस पर रहते हैं, जिनमें हो सकता है फ़ौज इसकी कस्टडी ले ले या इमरान खान को लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए। अब जेल में भी इमरान खान पे थोड़ी सख्तियाँ बढ़ाएंगे। इसकी जो रोज़ की मुलाकातें हो रही हैं उनमें भी कमी आ रही है, उसको भी कम किया जा रहा है। लोगों की शिकवा शिकायत जारी है। उमर अयूब कल इमरान खान से मिले थे, बाहर आके फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और भड़के मारी। ये चौधरी परवेज़ इलाही से डरे हुए हैं कि परवेज़ इलाही कहीं PTI पंजाब पर कब्जा न कर ले और फिर गवर्नमेंट से कोई डील न कर ले। लेकिन PTI के जो रहनुमा परवेज़ इलाही रिहा हुए, वो तो घर में ऐसे घुसे हैं कि उसने फिर बाहर निकल कर देखा ही नहीं, न किसी सहाफ़ी को बुलाया, कोई इंटरव्यू दिया। अभी तक वो खामोशी से आराम कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि हमाद अज़हर PTI के रहनुमा बाहर आते हैं और पंजाब को लीड करते हैं असलम इकबाल के साथ मिलके, या परवेज़ इलाही इनको लीड करता है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।